इसका विकल्प दोस्तों सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी 8। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 38वां नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति का चिन्ह प्रयोग हुआ है। करण कारक का मतलब होता है कर्ता ने कर्म को तृतीय करण से जान, तो से शब्द आ जाएगा। पैदल से पैरों से चलना, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, और देश काल से चलना इतिहास कहलाता है। यही सही होगा। आकाश से गिरी बूंद, देखो अगर से में अलग हो रहा है तो अपादान हो जाता है, यानी विकल्प अपादान में संज्ञेय सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। और कर्ता कारक जिसमें कर्ता के जिसकी सहायता से कुछ कार्य हो रहा उसे करण कारक कहते हैं। तो ये इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। बाकी सब में देखिए, रेल से उतरा मुसाफिर, इसमें भी अलग हो रहा है। पेड़ से गिरता, ये भी अलग हो रहा है। आकाश से गिरी। चलिए यह लड़की कौन है? वाक्य में कौन सा कारक है? चलिए दोस्तों कौन सा कारक है? 39 नंबर देखिए, यह लड़की वाक्य में कौन है? यह मेरी लड़की कौन है? निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक और कर्ता कारक। तो इसमें दोस्तों संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। कौन सा संबंध है? रारी रे, काकी के आदि जब जहाँ होता है तो वहाँ क्या होता है? संबंध कारक। क्या होगा? अगर वह काकी के या रारी रे तो मेरी में क्या आ जाएगा? री। तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा दोस्तों? संबंध कारक आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? विशेषण कौन सा है? मेजपोश, मिठास, सौतेला और सरलता। 40 नंबर क्या आ जाएगा? विशेषण शब्द क्या है? मेजपोश नहीं है, मिठास भी नहीं है और सरलता भी नहीं है, सौतेला सही है। शब्द विशेषण क्या है? सी सही हो जाएगा, सौतेला। वह नीचे ऊपर जाता रहता है। इस वाक्य में अव्यय कौन है? अव्यय वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव ना पड़े। तो वो क्या है? इसमें क्या होगा? वह तो पड़ेगा। जाता तो इसमें ऊपर नीचे क्या आ जाएगा? ऊपर नीचे, जिसमें लिंग, वचन और किसका? पुरुष का प्रभाव ना पड़े, वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। अगला दोस्तों राम धीरे धीरे टहलता है। वाक्य में क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, राम और टहलता। इसमें क्या आ जाएगा? 42 का सी सही हो जाएगा, धीरे धीरे। अगला दोस्तों किसी शब्द भेद का प्रयोग नाम पद के स्थान पर नहीं होता है। क्या? सर्वनाम, जातिवाचक, विशेषण और क्रिया। 43 का डी क्या हो जाएगा? 43 का डी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से एक कथन सही है। सभी स्वर सघोष हैं, सभी स्वर अघोष हैं। सभी स्वर अघोष और सघोष दोनों हैं और सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता। तो दोस्तों यह कथन सही है, सभी स्वर सघोष हैं, ये सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास से स्वर तंत्रियों का कंपन होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। ठीक है, तो सघोष व्यंजन में तीसरा, चौथा, पांचवा और 11 ला वा आते हैं। अच्छा, और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब अघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, या, रा, ला, वा और स्वर, ये सब क्या हैं? ये सब है सघोष। बाकी जो बचा वो क्या है? अघोष। तो पा फा क्या आ जाएगा? 45 का सी, पा और फा, ये क्या है? अघोष ध्वनियाँ हैं। अगला दोस्तों दृश्य श्रव्य काव्य से अभिप्राय क्या है? ऐसा साहित्य जो
दिखाई दे जैसे पुस्तकें दृश्य है। वह साहित्य जो सुना जा सके वह श्रव्य है। देखने सुनने के साथ जो है सुन भी सकें जैसे चलचित्र व दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य काव्य जैसे दृश्य काव्य नाटक और श्रव्य काव्य जैसे कहानी। तो 46 का क्या आ जाएगा? सी। दृश्य श्रव्य काव्य से अभिप्राय देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें। तो इसका विकल्प क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा, दृश्य श्रव्य काव्य। अगला दोस्तों 47, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अरबी और फारसी। 47 क्या कह रहा है? मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? मुस्लिम, अरबी और फारसी। अगला दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत मुख्य बोलियां कितनी हैं? हिंदी के अंतर्गत मुख्य बोलियां कितनी हैं? तो दोस्तों 17, 25, 6, 9। तो हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 17 बोलियां हैं। कौन सी हैं? 17 बोलियां हैं, जो कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी। फिर आइए राजस्थान में मारवाड़ी हो गया, जयपुरी, मेवाती, मालवी। फिर आइए उत्तराखंड, कुमायूनी, गढ़वाली। फिर यूपी, अवधी, बघेली, कौरवी पहले ही बोल दिया था। अवधी और बघेली 13 ही हो गई। 14 छत्तीसगढ़ी, 15 मगही, 16 भोजपुरी और 17 मैथिली। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 17। अगला दोस्तों पावरी। पावरी इनमें से किस बोली के अंतर्गत आती है? तो पावर कहाँ पाया जाता है? ग्वालियर के आसपास। दतिया के आसपास जो क्षेत्र होता है उसे पावर क्षेत्र, ग्वालियर दतिया के बीच का जो क्षेत्र है दतिया एक पड़ता है। दतिया ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र का उसमें पावर पड़ता है। वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो पावरी बोली जाती है। और वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र दतिया राजस्थान, दतिया झांसी क्षेत्र कौन सा है? बुंदेली खंड का, बुंदेलखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। तो वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेलखंड। कौन सी? बुंदेली बोली है। पावरी में कौन सी बोली है? बुंदेली बोली है। अगला दोस्तों 51 क्या कह रहा है? राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्र या संविधान की भाषा या राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा का अर्थ क्या है? सरकारी कार्यालयों की भाषा। ए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? वर्तमान में हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? इसमें खड़ी बोली का प्रयोग अधिक होता है, जिसका ध्वनिक विन्यास कर्कश है, जिसमें खड़े खड़े सीखा जा सकता है, इसमें खरी खरी कहने की क्षमता है। 52 का ए, इसमें क्या? खड़ी मात्रा का अधिक प्रयोग है। इसमें खड़ी मात्रा का अधिक प्रयोग है, इसलिए खड़ी बोली इसे कहा जाता है। अगला दोस्तों, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताई। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताई, ये देखिए बहुत अच्छा सा उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? देखिए इसमें क्या है कि आवृत्ति बदलने से, देखिए राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताई, फिर इसके बाद राम हृदय, फिर कॉमा लगा है, जाके नहीं विपति सुमंगल नहीं विपति सुमंगल ताहि। क्या कह रहा है? राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि, यानी राम हृदय जिसके नहीं है उसके लिए विपत्ति और सुमंगल उसकी विपत्ति हो जाती। और क्या कह रहा है? राम हृदय जाके, जिसके हृदय में राम हो, नहीं विपत्ति सुमंगल ताई, उसके लिए विपत्ति नहीं और सुमंगल ही है। इसमें कौन सा अनुप्रास है? देखिए जहाँ वाक्यों की आवृत्ति समान हो, क्या हो? जहाँ वाक्यों की आवृत्ति समान हो और अर्थ भी एक हो, किंतु अन्वय करने पर, मतलब कॉमा इधर उधर करने पर अर्थ बदल जाए, तो वहाँ क्या होगा? लाटानुप्रास। क्या होगा? लाटानुप्रास। जिस पे हल्का सा एक कॉमा इधर से उधर किया, पूरा अर्थ बदल गया। क्या? आवृत्ति और वो सब समान, आवृत्ति और अर्थ भी समान हो, सिर्फ अन्वय से तात्पर्य बदल जाए, वहाँ लाटानुप्रास। जो सुनने में भेद हो उसे श्रुत्यानुप्रास। अगला दोस्तों 54 क्या कह रहा है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। देखिए दोस्तों इसमें कौन सी अलंकार है? तो पहली बात तो उपमा तो है, बिल्कुल कन्फर्म हो गया।
उपमा है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए उपमा में कौन सा है, पूर्णोत्पमा है कि लुत्पोपमा है? लुत्पोपमा। देखिए अगर इसमें तीनों उपमान, उपमेय, वाचक धर्म और साधारण धर्म, अगर सारे इसके भेद पाए जाएं, चारों अंग पाए जाएं, वहाँ क्या है, कौन सी है, पूर्णोत्पमा। और जिसमें कोई एक चीज़ गायब हो जाए या दो चीज़ गायब हो जाए, वहाँ क्या है, लुत्पोपमा। लुत्पोपमा। तो मखमल के झूले पड़े, ठीक है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब क्या कह रहा है इसमें, क्या इस वाक्य में क्या गायब है? पहली बात तो ये लुत्पोपमा है। क्या है? लुत्पोपमा। इसमें क्या है, एक साधारण, इसमें क्या है कि हाथी से टीला, इसके आगे कुछ काम खत्म, तो क्या हो गया, लुत्पोपमा। किस, ठीक है। अगला दोस्तों, सबको जानत है तुम्हें सारे जगत जहान। काव्य में कौन सा दोष है? पुनरुक्त दोष, अश्लीलत्व दोष, ग्रामत्व दोष, श्रुति कटत्व दोष। तो देखिए क्या कह रहा, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में कौन सा दोष है? पुनरुक्त दोष। देखिए क्या, जगत और जहान एक ही शब्द हैं और जिसको दो बार यूज कर दिया गया, तो कौन सा दोष है? पुनरुक्त दोष। कौन सा है? पुनरुक्त। अश्लीलत्व दोष क्या होता है? जिसमें अश्लील तत्वों का हो। ग्रामत्व दोष क्या है? जिसमें गांव की भाषा का यूज हो। और श्रुति कतत्व दोष क्या है? जिसमें सुनने में जो कर्ण को प्रिय ना लगे, कर्ण वैसे हो। अगला दोस्तों, चंपू काव्य के दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विरुदक और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रजा, और विरुद्ध और करम्भक। तो दोस्तों आचार्य विश्वनाथ ने जो है इसके दो भागों में विभक्त किया है। कौन से? विरुद्ध और करम्भक। किसमें, किसने विभक्त किया है? विश्वनाथ ने, विश्वनाथ आचार्य ने दो भागों में इसको विभक्त किया। किसमें? विरुद्ध और करम्भक में विभक्त किया है। अगला दोस्तों, काशिका। काशिका क्या है? काशिका क्या है? पतंजलि कृत महाभाष्य का टीका? ना, बिल्कुल नहीं है। पतंजलि कृत योग सूत्र का टीका? ये भी नहीं है। पतंजलि कृत अष्टाध्याय का टीका, ये सही है। देखिए काशिका को जयादित्य और वामन द्वारा एक लिखी गई टीका है। किस पर? अष्टाध्याय पर। किसने किसने लिखा था काशिका? टीका ग्रंथ है, टीका ग्रंथ है। क्या है ये? टीका ग्रंथ है, टीका ग्रंथ है। किसने लिखा? जयादित्य। और किसने लिखा है? वामन ने। किसने लिखा है? वामन ने। किस पर लिखा? अष्टाध्यायी पर, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर है। प्रारंभ 5 जयादित्य और आखिरी के 3 वामन। याद ऐसे ही हमने किया था कि जयादित्य में 5 अक्षर हैं, तो 5 किसने लिखे थे? टीका जयादित्य ने। वामन में 3 अक्षर हैं, तो वामन, वामन, तो इसके 3 इन्होंने लिखे थे, 5 इन्होंने लिखे थे, टोटल हो गए 8। और 8 खंडों की है काशिका। काशिका है अष्टाध्यायी की टीका। तो अष्टाध्याय में कितने खंड हैं? 8 अध्याय हैं। अगला दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा, दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं। दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दोस्तों बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। तो दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और इनकी एक रचना और है, माटी हो गई सोना। ये 2 रचना है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? 59 नंबर, विद्या की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या हैं? तो विद्या की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या हैं? तो आत्मकथा है, पत्र साहित्य है, उपन्यास है और निबंध है। तो दोस्तों ये है क्या? ये आत्मकथा है। किसकी है? ये विश्वनाथ तिवारी की है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। ठीक है, ये क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अगला दोस्तों,
क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60, कठोपनिषद की रचना का आधार क्या है? अंधायुग, आत्मजयी, महाप्रस्थान और आर्यवर्त। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो क्या है? कठोपनिषद आत्मजयी, कठोपनिषद आत्मजयी। अच्छा, अंधायुग किसने लिखा? भारती जी ने। किसने? धर्मवीर भारती जी ने। अच्छा, महाप्रस्थान किसने लिखा? महाप्रस्थान लिखा नरेश मेहता ने। क्या लिखा? नरेश मेहता ने। नरेश मेहता ये एक तार सप्तक के कवि थे। आर्यावर्त, आर्यावर्त किसने लिखा? आर्यावर्त लिखा है मोहनलाल महतो वियोगी जी ने। किसने लिखा? मोहनलाल महतो वियोगी जी ने। वियोगी हरि ने, ये मोहनलाल महतो वाले वियोगी जी हैं, इन्होंने आर्यावर्त लिखा। अच्छा दोस्तों, आत्मजयी की कहानी क्या है? नचिकेता और यम संवाद के संबंध में है। किसने लिखा था? आत्मजयी लिखा किसने था? कुंवर नारायण ने। किसने लिखा था आत्मजयी? कुंवर नारायण ने। कुंवर नारायण ने लिखा था। तो फिर से देखते हैं दोस्तों, अंधाई, इसका कठोपनिषद पर आत्मजयी लिखा किसने? कुंवर नारायण ने। अंधायुग धर्मवीर भारती, महाप्रस्थान नरेश मेहता खंडकाव्य है ये, और आर्यावर्त ये मोहनलाल मेहता वियोगी ने लिखा है। मोहनलाल मेहतो वियोगी ने लिखा है। ठीक है। अगला दोस्तों, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? देखिए दोस्तों, ये कब प्रकाशित हुआ? चिंतामणि, सन याद रखिए 1930 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1930 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों इसका नाम क्या था? इसका नाम था विचार वीथी। क्या नाम था? विचार वीथी। डी सही है। अगला दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता और विनोद प्रियता। 62 नंबर क्या कह रहा है? प्रताप नारायण मिश्र की क्या है? विनोद प्रियता। क्या है? विनोद प्रियता। अच्छा, इनके निबंध कौन कौन से? घूरे का लत्ता बिने, कनातन का डोल बांधे फिरे, भौं, आँख, नाक, ये उनके ग्रंथ रहे हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य ग्रंथ के लेखक हैं। तो निठल्ले 63वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी। अच्छा, पगडंडियों का जमाना और शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो, जैसे दिन उनके फिरे, उनके ये सब रचनाएं थी। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय, पांडे बेचैन शर्मा उग्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है ठलुआ क्लब? गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय का ग्रंथ क्या है? ठलुआ क्लब। मेरी असफलताएं फिर निराशा क्यों, मेरे नापिताचार, ये उनके काफ़ी निबंध। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? बोतल भर शराब पीते हैं। क्या करते हैं? पूड़ियाँ और बोतल भर दोनों करते हैं। पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। डी सही है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? भीष्म सैनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। छाछठ का सी, काठ का सपना। क्या है? काठ का सपना। अगला दोस्तों, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण सिंह, विशंभरनाथ कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राधा चरण गोस्वामी। तो 67 का ए सही हो जाएगा। क्या? राधिका रमण सिंह। कानों में कंगना, राधिका रमण सिंह। कोसी का घटवार बहुत फेमस, जो से नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है। कोसी का घटवार किसने लिखी थी? शेखर जोशी ने। किसने लिखी थी? शेखर जोशी ने कोसी का घटवार। अन्य कहानियाँ सात के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले। अच्छा, दूधनाथ सिंह का सपाट चेहरे का आदमी। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ और जयशिव प्रसाद सिंह की कहानियाँ आपको बहुत अच्छे से पता है। अगला दोस्तों, एक फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है पंचलाइट, बहुत अच्छी कहानी है। ताई कहानी के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री जी, सुदर्शन हैं, प्रेमचंद हैं, विशंबरनाथ शर्मा जी हैं। तो ताई के लेखक के कहानी विशंबरनाथ शर्मा जी हैं। खंजन नयन, खंजन नयन
के रचनाकार हैं? 17वां क्वेश्चन। खंजन नयन के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। अच्छा, ये किस पर आधारित है? ये सूरदास की जीवनी पर आधारित है। सूरदास जी पर किस पर आधारित है? खंजन नयन, अमृतलाल नागर और सूरदास किस पर? सूरदास पर आधारित है। अगला दोस्तों, महिला अंचल का प्रकाशन कब हुआ? बहुत फेमस है। 71वां क्वेश्चन है। महिला अंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ। कब हुआ? 1954 में। इनके अन्य उपन्यास परती परी कथा, देर तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रूप, राम रतन राय। राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। किसका ये? महिला अंचल। तो महिला अंचल उपन्यास किसका है दोस्तों? बताइए। रेणु जी का है। किसका है? रेणु जी का है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कहानी है। किसके? पूर्णिया पूछा जाता है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कहानी है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यह एक आंचलिक उपन्यास है। अच्छा, 42वां क्वेश्चन क्या है? गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? क्या कह रहा है? गोदान की भाषा सटीक सार्थक प्रयोग, ये सही है। व्यंजनापूर्ण प्रयोग सही है। कठिन भाषा गलत है। कठिन, उसकी भाषा बहुत सरल है, तो इसका डी सी गलत हो जाएगा। अगला दोस्तों, 73 नंबर क्या कह रहा है? सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? मिथिलेश्वर। कौन है? मिथिलेश्वर जी के अन्य उपन्यास कौन है? झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, पानी बिच मीन पियासी। महिला अंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो महिला अंचल के लेखक कौन है? रेणु जी। कैला किस प्रकार का उपन्यास? आंचलिक उपन्यास। कब प्रकाशित हुआ? 1954 में। कहाँ की कहानी है? पूर्णिया जिले के, पूर्णिया के मेरीगंज की। कहाँ की कहानी है? मेरीगंज की। अगला दोस्तों, अच्छा, बामन दास किसका है? इसी का है। बामन दास किसका उपन्यास है? महिला अंचल का। बामन दास महिला अंचल का पात्र है। अगला दोस्तों, 76वां, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। ए परीक्षा गुरु, बी भाग्यवती, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 76 का ए परीक्षा गुरु। कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में। लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा पहला। अच्छा, भाग्यवती किसने लिखा था? श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने। किसने लिखा था? श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने। ठीक है। अगला दोस्तों, नूतन ब्रह्मचारी किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने। ये एक अजान सौ विजान रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है। तो नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट। उत्तर सही क्या होगा? परीक्षा गुरु। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखा किसने था दोस्तों? लाला श्रीनिवास दास ने। कब लिखा था? 1882। नोट करिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों ये वीडियो 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अतः उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग में गोपाल राय, नावल शब्द का प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है। अगला दोस्तों, गोपाल राय ने ही कहा था ये चीज़ कि नावल का प्रयोग इन्होंने किया था। अगला दोस्तों, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। महिला अंचल में यह वाक्य किसका है? कमला का, प्रशांत का, अनिल बनर्जी का कि ममता का? तो 78वां क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन किसका? डॉक्टर प्रशांत का। किसका है? डॉक्टर प्रशांत का। डॉक्टर प्रशांत को गरीबों और शोषितों से बड़ी हमदर्दी थी। अगला दोस्तों, ठेठ हिंदी के ठाठ। ठेठ हिंदी के ठाठ, यह उपन्यास विधा है। क्या है? नाटक, काव्य, आलोचना, उपन्यास। तो विकल्प क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। उपन्यास विधा है। अच्छा दोस्तों, लेखक कौन है? हरिऔध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध।
हरिऔध जी इसके लेखक हैं। तो ये क्या है, ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध जी का है। आदि खिला फूल भी इनका एक उपन्यास है। अच्छा, इसको एक ठेठ हिंदी के ठाठ को एक उपाधि दी गई है। इसको कहा गया है मुहावरों का उपन्यास। क्या कहा गया है? मुहावरों का उपन्यास या मुहावरों की पाठ्य पुस्तक। बहुत मुहावरे हैं। मुहावरों की पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। अच्छा दोस्तों, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? तो राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू में क्या लिखा है? निस्सहाय हिंदू में गोवध की समस्या का उपन्यास लिखा। इनके भूतनाथ, बिगड़े का सुधार, ये सब इन्हीं के उपन्यास है। लेकिन निस्सहाय हिंदू में इन्होंने, अच्छा भूतनाथ तो है देवकीनंदन खत्री जी का। किसका है? खत्री जी का है ये। और आदर्श हिंदू का सहार ये है लज्जाराम मेहता का। किसका है? लज्जाराम मेहता का। लज्जाराम मेहता जी का है। ठीक है, तो ये आदर्श हिंदू और भूतनाथ ये देवकीनंदन खत्री का, और ये राधाचरण गोस्वामी ने ये लिखा था निस्सहाय हिंदू। अगला दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना है? पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना है? बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, सी इनमें से कोई नहीं, डी श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। तो क्या हो जाएगा? श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। इंदर सभा के लेखक हैं। इंदर सभा के लेखक आगा हस्र कश्मीरी, अमानत, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। तो इसके लेखक कौन है? यह इसके लिए अमानत है। यह क्या है? गीत रूपक नाटक है। क्या है? गीत रूपक नाटक है। अगला दोस्तों क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कौन सा नाटक अनुदित रचना है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विद्या सुंदर और अंधेर नगरी। सबको पता है इसका आंसर क्या होगा? विद्या सुंदर। क्या होगा? विद्या सुंदर। यह बंगला से अनुवादित नाटक है। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? 84 नंबर, नाटक विधा। उपन्यास, गीत, नाट, कहानी में कौन सी विधा है? नाटक विधा। इसका ए सही हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? 85 नंबर। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना 1933 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। कब लिखा था? प्रसाद जी का नाटक है। कब लिखा था? 1933 में लिखा था ये नाटक। इसके नायक कौन हैं? ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त इसके कौन है? नायक और नायिका ध्रुव स्वामिनी। अगला दोस्तों, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है भारतीय युग में सर्वाधिक प्रचलित विधा कौन सी थी? तो इसका उत्तर होता है नाटक। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य का गठन नाटक से हुआ। तो इसके ये कथन किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। अच्छा, हिंदी के प्रथम नाटककार कौन थे? प्रश्न पूछा जाता है। तो शुक्ल जी ने आनंद रघुनंदन को माना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस को माना है। किसने? शुक्ल जी ने आनंद रघुनंदन को और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस को पहला नाटक माना है। अगला दोस्तों, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? तो प्रसाद जी के नाटकों में विकल्प मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन। तो इसको किसने श्रेष्ठ नाटक कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको श्रेष्ठ नाटक कहा है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है? कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का
नहीं है। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। 88 का डी, रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नहीं है। ये लाला किसका है? श्रीनिवास दास का है। ठीक है, ये किसका? श्रीनिवास दास का है रणधीर प्रेम मोहिनी। बाकी तीनों नाटक किसके हैं? भारतेंद्र जी के हैं। कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। तो नकेनवाद से कौन जुड़ा है? नकेनवाद से केसरी कुमार जुड़े हैं। नकेनवाद का दूसरा नाम क्या है? प्रपद्यवाद। अच्छा दोस्तों, ये नरेश, वो नकेन में नरेश वो अलग हैं और ये नरेश मेहता ही वो अलग हैं। ये अच्छा, तीन कवि हैं कौन कौन? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नरेश मेहता नहीं, नरेश। दोस्तों, नरेश मेहता तार सप्तक से जुड़े कवि हैं और नकेन में नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है। अगला दोस्तों, तो ये नरेश से कंफ्यूज मत होना दोस्तों। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। कौन से हैं? सुमित्रानंदन पंत, गजानन माधवन मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए दोस्तों, इसमें कौन से हैं? इसका विकल्प आ जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने अब प्रगतिवादी को कभी नहीं छोड़ा और वो पर जो है शुरू से अंत तक लगभग प्रगतिवादी ही रचनाएं लिखते रहे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत और पल्लव। दोस्तों, पल्लव तो महाकाव्य नहीं है। यह छायावादी कृत किसने लिखा था? सुमित्रानंद पंत ने लिखा। यह काव्य कृति है, यह महाकाव्य नहीं है। अगला दोस्तों, इसका तो विकल्प क्या हो जाएगा? पल्लव। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण 92 के रचनाकार कौन हैं? तो ये शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, ये भी नहीं है। इसके सही है जयशंकर प्रसाद जी। इसका डी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला दोस्तों, क्या कह रहा है? 93, अग्निपथ के पार चांदनी का देश। अग्निपथ के पार चांदनी का देश, ये किसने लिखी है? ये रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। उनकी अग्निपथ करके है, लेकिन ये अग्निपथ के पार चांदनी का देश ये लिखी महादेवी वर्मा जी ने। किसने लिखी? महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। अगला दोस्तों, कामायनी किसकी पुत्री थी? तो कामायनी काम की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? काम की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? कामायनी पुत्री किसकी थी? काम की। अगला दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति नहीं है। कौन सी? दीपशिखा, ग्राम्य, युगांत और पल्लव। 95 का ए। कौन सी है? दीपशिखा। कौन सी नहीं है? दीपशिखा यानी ए। अगला, अपराजिता के लेखक हैं 96। 96 का बी कौन है? अपराजिता के लेखक 96 का बी आंसर है नरेंद्र शर्मा, दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी। तो अंचल क्या हो जाएगा? अंचल। अपराजिता के लेखक कौन है? अंचल जी हैं। कौन है? अंचल। अगला दोस्तों, रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की बात होगी। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो दोस्तों, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? 97 नंबर। तो किसमें? रोला छंद में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? रोला छंद में। अच्छा दोस्तों, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक पहले 11 और 13 चरण पर यति होती है। कितनी होती है? 11 और 13 चरण पर यति होती है। अच्छा दोस्तों, अगला क्या कह रहा है? उद्धव शतक के दिवस का अवसान समेत था, गगन था लोहित, कुछ लोहित हो चला, तरुषुखा पर थी, अब राजती कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। ये किसने लिखा? ये 98 का सी। प्रिय प्रवास। किसने? कहाँ की पंक्तियाँ? प्रिय प्रवास की हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? प्रिय प्रवास की हैं। अच्छा दोस्तों, कितने सर्ग हैं इसमें? प्रिय प्रवास में इसमें हैं 17 सर्ग। कितने सर्ग हैं?
17 सर्ग हैं। कितने हैं? इसमें कृष्ण जन्म से मथुरा गमन तक की महाकथा है। अगला दोस्तों, उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? तो 99 का उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अन्य रचनाएं कौन कौन? गंगावतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकासी, वीराष्टक। 100 नंबर क्वेश्चन, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया, इसकी खड़ी बोली में कविता बनाओ, पर यह मेरे चित्तानुसार नहीं है। यह कथन किसका है? 100 नंबर, यह कथन किसका है? यह कथन भारतेंद्र अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है कि अयोध्या प्रसाद खत्री का है? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का बी विकल्प इसका सही हो गया। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।